साथ डिस्कस करूँ। तो कंपनी पैसे इकट्ठे करने के लिए किस तरीके का प्रोसेस यूज करती है, ये हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। कि मान लीजिए एक पर्सन है जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन जो आइडिया लेकर आया, ये पर्सन है एक कंपनी के प्रमोटर। ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये अथॉरिटी है जो कंपनी रजिस्टर करने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये है पब्लिक जो उस कंपनी में पैसा लगाएगी। पैसा तो प्रमोटर भी लगाते हैं, डायरेक्टर भी लगाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होती है वो पब्लिक की भी होती है। पब्लिक भी पैसा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है एक कंपनी को बनाने के टाइम पर। ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन क्या करता है, जो प्रमोटर है, ये प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट से क्या किया जाता है ये आपको आगे पूरा और एक्सप्लेन किया गया कि प्रोस्पेक्टस में होता क्या क्या। तो प्रोस्पेक्टस आप जनरल वे में ये कह सकते हो कि प्रोस्पेक्टस एक बिजनेस के रिगार्डिंग पूरी डिटेल होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं, उस पैसे का हम करेंगे क्या। ये सारी बातें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल में लिखी हुई होती है। तो जो प्रमोटर होता है वो प्रोस्पेक्टस क्या करता है, पब्लिक को भी देता है और कंपनी रजिस्ट्रार को भी देता है। ये दोनों उस प्रोस्पेक्टस की स्टडी करते हैं। उस प्रोस्पेक्टस की स्टडी करके इनको कंपनी के बारे में पता लग जाता है कि कैसी कंपनी है, इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, फायदा होगा नहीं होगा। तो सारी बातें एनालाइज कर। और अगर कोई कंपनी ऐसी बनाई जाए जो कि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही, तो वो कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस की जगह वो एक स्टेटमेंट इशू कर सकती है, जिसको नाम दिया जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोस्पेक्टस अगर इशू ना किया जाए तो ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि प्रोस्पेक्टस की जगह इशू किया जाने वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें डिटेल उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी प्रोस्पेक्टस में होती है, लेकिन काम चल जाता है। जो एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है वो चल जाती है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या इशू करना चाहती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर पब्लिक के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, रजिस्ट्रार के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो प्रमोटर होता है, ये जो प्रमोटर होता है, ये क्या करता है, ये बैंक वगैरह के साथ भी डील करता है। तो जो पैसा पब्लिक से लिया जाएगा, ध्यान देना बच्चे, अब कुछ टर्म्स के ऊपर ध्यान देना, कि जो पैसा ये प्रमोटर पब्लिक से इकट्ठा करना चाहता है वो रजिस्ट्रार को पहले ही बता देगा। यानी कि वो पहले ही इस चीज की इंफॉर्मेशन ये प्रमोटर इस रजिस्ट्रार को दे देता है। इसको ये बता देता है कि मैं पब्लिक से इतना पैसा इकट्ठा करना चाहता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसने ये बता दिया भाई मैं 10 लाख रुपए पब्लिक से इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो ये जो 10 लाख हैं ये क्या चीज है, ये हैं रुपीज। इस 10 लाख रुपीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। उस छोटे हिस्से को स्मॉल पोर्शन ऑफ कंपनी कैपिटल, उसको हम लोग नाम देते हैं शेयर। यानी कि ये समझ लो कि उसने 10-10 रुपए के हिस्सों में बांट दिया। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, और एक छोटे हिस्से की वैल्यू अगर 10 रुपए है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हिस्से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे, 1 लाख बन जाएंगे शेयर। और हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी होएगी, 10 रुपए बन जाएगी। ये इसको रीडिंग करने का वे होता है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर क्या होता है, कंपनी की कैपिटल का छोटा हिस्सा होता है। और ऐसी कैपिटल जो शेयर्स की फॉर्म में डिवीजन कर दी जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है। तो ये सारी बातें किसको बताई जा चुकी हैं, पहले रजिस्ट्रार को। और इस कैपिटल के बेसिस पर उसने वो जो कल की क्लास में उन्होंने पढ़ा था ना, फी पे करनी पड़ती है। तो वो जो फी की पेमेंट है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। और जितनी कैपिटल आपकी ज्यादा होगी उसी हिसाब से आपको फीस भी पे करनी पड़ती है।
कंपनी रजिस्ट्रार, जो मैंने कल शायद जाते जाते ही आप लोगों से पॉइंट डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई वाले अकाउंट में ये पैसे जमा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पर्सन कितने शेयर्स इशू कर रहा है? 1 लाख शेयर, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये पब्लिक के पास भी पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। उस प्रोस्पेक्टस में ये बात भी मेंशन हो। तो ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक क्या करना चाहती है? बिजनेस इनको अच्छा लगा तो ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो जो प्रोस्पेक्टस था ना, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक फॉर्म भी होता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक फॉर्म भी होता है। उस फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई पर्सन इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहता है तो वो पर्सन क्या करेगा? उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा, और फिल करके इस बैंक अकाउंट में, जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि भाई सारा का सारा पैसा एक पर्टिकुलर बैंक में जमा करवाया जाएगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ पैसे वगैरह की डिटेल वगैरह देकर, और वो सारे के सारे आपको क्या करना है? इस बैंक अकाउंट के पास जमा करवाने हैं, एक पर्टिकुलर बैंक के पास जमा करवाना। तो सारा का सारा पैसा किसके पास जमा हो गया? बैंक के पास। ठीक है, डायरेक्ट ये पर्सन पैसा नहीं ले सकता भाई। पैसा सारा का सारा किसके पास जाएगा? बैंक के पास। अब ध्यान से सुनना, हमने कितने पैसे इनसे इकट्ठे करने थे? 10 लाख। उसको हमने कितने शेयर्स की फॉर्म में डिवीजन किया? उसको हम लोगों ने, जो अभी बताते हैं, बाकी जो बच्चे डाउट्स आ रहा है अभी बता दे। थोड़ा सा एक बार पहले इस पॉइंट का एक बार मीनिंग देख लीजिए कि जो पैसा जो था वो हमने शेयर्स की फॉर्म में पब्लिक से कलेक्ट किया, और वो कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर। और उनको बोला गया कि जिसको शेयर खरीदना है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और 10-10 रुपए अपने उनके साथ भेज दो। तो जो शेयर हमने पब्लिक के अंदर इशू किए हैं, ध्यान देना, 90% शेयर्स के पैसे रिसीव होने चाहिए। 90%। ये कंडीशन होती है, ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है। इसको बोलते हैं, 90% को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है ये रिसीव होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तब तो ये कंपनी क्या करेगी? इनको वो पैसे रख लेगी और बदले में क्या करेगी? सर्टिफिकेट इशू कर देगी। सर्टिफिकेट का मतलब ये इस बात का प्रूफ होता है कि ये पर्सन हमारी कंपनी के मालिक माने जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैं आपको पिक्चर के साथ बता रहा हूँ बच्चे, ये सारा आपको पैराग्राफ्स के अंदर मेंशन करना है कि प्रमोटर क्या करता है। पहले प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस अगर वो ना इशू करे तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करता है। स्टेटमेंट वगैरह रिसीव होने के बाद कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स की फॉर्म में डिवीजन कर दी जाती है, और जो शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड पर्संस होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म एक पर्टिकुलर बैंक में जमा करवाया जाता है, और जितने शेयर उन्होंने इशू किए हैं उन इशू किए गए शेयर्स का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम पर रिसीव होना जरूरी होता है। अगर 90% से ज्यादा अगर हो तो बैंक क्या करते हैं? उनको शेयर्स के सर्टिफिकेट्स इशू कर देते हैं, भाई तुम इस कंपनी के मालिक बन गए। और अगर 90% ना रिसीव हो तो उस केस में उनको उनके अमाउंट जो होते हैं, जो उन्होंने पे किया था, वो सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है। किसी भी पर्सन को शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, सबके कैंसिल। यानी कि अगर 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तब तो ठीक, लेकिन अगर एप्लीकेशन आई 80,000 शेयर्स की, तो कंपनी क्या करेगी? एक को भी शेयर नहीं देगी, सर्टिफिकेट एक को भी नहीं देगी। सारे के सारे 80,000 के पैसे भी कंपनी को क्या करने पड़ेंगे? वापस करना पड़ेंगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना जरूरी है। हाँ जी बच्चे, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर एक बार चेक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, कि कंपनी को प्रॉफिट सिर्फ तभी हो सकता है
पब्लिक को प्रॉफिट तभी होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली पब्लिक को भी प्रॉफिट ही होगा। करेक्ट है ये बात? ठीक है। तो ये आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेप था। ठीक है, लीजिए बच्चे, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी तरीके का ही होता है ये एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन किसके पास जमा करवाएगा? पब्लिक जमा करवाएगी। किसके पास? बैंक के पास। 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आई, अगर 90% नहीं आई तो सबका पैसा वापस। और अगर 90% या उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो उस केस में सबको क्या करेंगे? सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। Minimum 90% of the shares should be subscribed by the public within 120 days of the issue opening. इशू ओपन होने के 120 दिन के अंदर अंदर 90% एप्लीकेशंस का आना जरूरी है। अगर 90% एप्लीकेशन ना आए तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना है। और जो अमाउंट रिसीव करनी है वो 90% होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। और उसको कैसे फिक्स किया जाता है कि अगर कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी है तो उसके कितने पैसे कंपनी को देने हैं। कमीशन वगैरह जो होगी, पेमेंट ऑफ कमीशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, जो मैंने कल भी बताया था। ब्रोकर होते हैं, अंडरराइटर होते हैं, इनको कितना कमीशन देना है, तो पैसा इतना होना चाहिए कि हम उनको पे कर सकें। और अगर इन दोनों पेमेंट्स को करने के लिए अगर कोई लोन लिया गया है, तो वो लोन की पेमेंट भी उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से पे ऑफ हो जानी चाहिए। और लास्ट वन आता है वर्किंग कैपिटल, कि कंपनी को इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर रखना है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बचे। तो ये भी आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल होती क्या चीज है। देखो बच्चे, बिजनेस के अंदर कैपिटल, जो मालिक पैसा लगाता है, वो दो जगह इन्वेस्ट किया जाता है। जो मालिक का पैसा है वो दो जगह इन्वेस्ट होता है। या तो परमानेंट वर्क के अंदर इन्वेस्ट होता है, या फिर रूटीन वर्क के अंदर इन्वेस्ट होता है। परमानेंट वर्क का मतलब क्या हो गया? मशीनें वगैरह खरीद ली जाती हैं उस पैसे से। रूटीन वर्क क्या हो गया? कि डेली वर्कर को सैलरी वगैरह देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके पैसे देने हैं। गाड़ी वाला आ गया, उसका किराया वगैरह देना है, पानी का बिल वगैरह देना है, ये रूटीन वर्क होते हैं। इस परमानेंट वाले पैसे को जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। और जो रूटीन वर्क के अंदर पैसा इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर बच्चे? तो मालिक के पैसे की दो कैटेगरी बन जाती हैं। एक बन जाती है परमानेंट कैपिटल यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, और एक जो रूटीन में पैसा घूमता रहता है, भाई जैसे वर्कर्स को सैलरी देना, किराया वगैरह देना, रॉ मटेरियल खरीद लिया, उधार में सामान बेच दिया, कल को पैसे आ गए, फिर से और नया सामान उधार ले लिया, तो ये रोटेट होता रहता है ये पैसा। तो इस पैसे को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए? ये भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कवर होना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि हम जो एसेट्स खरीद चुके हैं या खरीदनी है उसके पैसे पे कर सकें, कमीशन पे कर सकें। अगर हमने पहले और दूसरे पॉइंट को पेमेंट करने के लिए अगर कोई लोन लिया था तो उस लोन को चुका सकें। और जो रूटीन वर्क है वो हमारा पूरा होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें पूरी होती हैं तो वो अमाउंट हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रखी जाती है। ठीक है भाई, कैपिटल सब्सक्रिप्शन पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद कंपनी के फॉर्मेशन प्रोसेस का आखिरी स्टेप आता है बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो बिजनेस का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट कंपनी को तो कोई बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जस्ट उन्होंने क्या किया? इनकॉर्पोरेट करवाया। इनकॉर्पोरेशन करवाते ही उनकी कंपनी स्टार्ट। प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं करती है, तो इसलिए उनका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी नहीं होता। लेकिन जो कंपनी पब्लिक कंपनी होती है उसके ये दो स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं। कैपिटल को सब्सक्राइब भी करती है और फिर बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी लेती है। तो बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी उसको लेना पड़ता है। और इस सर्टिफिकेट के अंदर वो डेक्लेरेशन कुछ एक्स्ट्रा जमा करवाते हैं कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। उसके लिए जो सर्टिफिकेट लेना है
तो उनको ये लिख कर देना पड़ता है भाई हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिसीव कर लिया है। डायरेक्टर जो है उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे थे, डायरेक्टर शेयर्स खरीदते हैं, याद है उसके बारे में? कोई बच्चा बताएगा कि जो डायरेक्टर को शेयर खरीदने पड़ते हैं, जबरदस्ती उनको खरीदने पड़ते हैं भाई, उसको नाम क्या देते हैं? किसी बच्चे को नाम याद है उन शेयर्स का? अगर याद है तो बताइए, एक बार चेक करते हैं बच्चे ये वाला पॉइंट कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो अपने पॉइंट्स को। नेम द शेयर्स विच आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू परचेज ए डायरेक्टर। बताइए बच्चे, मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज बीन फाइल्ड। तो जो शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं डायरेक्टर को, उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, ठीक है। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दैट्स ऑल। बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको ये 3 डेक्लेरेशन अलग से रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ती हैं। कोई ना कोई डायरेक्टर जो होगा वो ये चीजें जमा करवाएगा, तो रजिस्ट्रार कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर देता है, बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। फाइनली हमारा कंपनी का फॉर्मेशन का काम पूरा हो जाता है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस थी जो एक कंपनी फॉर्मेशन में आती। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन तो इसके अंदर और भी कई बनते हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इसकी मैक्सिमम बातें बच्चे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं। तो मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं एक बार। 3 मेन डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। एक तो बताया गया एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक बताया गया एओए, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और एक तीसरा बताया गया मेन डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस, जो मैं आपको अभी बता ही रहा था कि प्रोस्पेक्टस में मेन मेन डिटेल होती है। क्या डिटेल होती है वो मैं आपको अब बताऊं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एमओए, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। बाहर के लोग हमारी कंपनी के साथ कैसे डील करते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें एमओए में बताई गई है। बाहर वाले लोगों को ये बताया जाता है कि हमारी कंपनी क्या करती है, क्या पर्पस है, किस लिए बनाई गई है, वो सब। और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर यह बताया जाता है, इसका दूसरा नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए क्या रूल्स होंगे उनके बारे में मेंशन किया जाता है। यानी कि ये कंपनी का इंटरनल वर्क है और ये आउटसाइडर्स के लिए है, ठीक है। ये बनाना तो जरूरी होता है, और अगर ये बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना बनाएं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ये हम लोग टेबल एफ को भी फॉलो कर सकते हैं। ये कल बताया था, टेबल एफ। कंपनी लॉ के अंदर एक टेबल एफ होती है जिसमें एओए के रूल्स लिखे होते हैं, पहले से ही सेट बना हुआ होता है। तो आपको जोन सा सेट बढ़िया लगे, अप्रोक्सीमेट 90 के लगभग सेट्स होते हैं, तो आप उनमें से जो सेट आपको अच्छा लगे कि आपको अपनी कंपनी के रूल्स में फॉलो करना है, वो सारा आप लिख सकते हो। शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने ऐसे बताया था कि आपको कंपनी की लैंग्वेज शायद ना समझ में आए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, स्कूल क्या कर रहा है ये बताता है कि भाई हम लोग क्या एजुकेशन दे रहे हैं, वो तो है एमओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, ये टीचर्स के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, पीटीआई के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, वो सब क्या है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आर्टिकल है, आउटडोर के साथ जो डीलिंग है वो मेमोरेंडम है। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन होती है इन सब बातों की, कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस और सब चीजों की डिटेल मेंशन होती है, वो प्रोस्पेक्टस में।
तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। वन ऑफ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है। इसको रूल बुक का नाम भी दिया जाता है, या चार्टर बुक। जो प्रॉपर वर्ड यूज होता है वो ये होता है, चार्टर बुक होता है। राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी क्यों बनाई गई है, किन चीजों के लिए काम करेगी। आउटसाइडर्स को इंफॉर्मेशन बताई दिया मैंने आप लोगों को, क्रेडिटर को, सप्लायर को। इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, ठीक है, कि कंपनी की डीलिंग्स क्या रहेंगी। और इनमें जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब वो जो रूल बुक बनाई है उस रूल बुक को आप चेंज भी कर सकते हो। अब ये बात सुनते ही बच्चे ये कहेंगे, सर फिर तो पहले हम कुछ और रूल बना देंगे, बाद में कुछ और रूल बना देंगे, जहां अपना फायदा दिखेगा वही रूल बना के लिख देंगे भाई। तो बेटा इन चीजों के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको उनको भी फॉलो करना पड़ता है, और वो सब आपके सिलेबस में है, जो हम एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्टरेशन मतलब चेंजेस पॉसिबल हैं ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग इट्स अल्टरेशन। तो अल्टरेशन करने के अलग अलग रूल्स भी हैं जो आपको बताए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अल्टरेशन जब भी किया जाता है ना, इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज जो हर पॉइंट के अंदर कॉमन है वो ये बता दूं। आपको अल्टरेशन अगर रूल्स के अंदर करना है तो आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की। और मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर यह बताया गया है कि वोटिंग के अंदर जो वोट डाले जाएंगे शेयर होल्डर्स की तरफ से, 75% वोट्स उस अल्टरेशन के फेवर में होने चाहिए। अगर 75% उस अल्टरेशन के फेवर में होते हैं, सिर्फ तभी वो रूल चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज हम उस रूल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो 75% फेवर वाली बात होती है ना वोटिंग में, इसको हम आपकी बिजनेस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन एक होता है कि जब वोटिंग करवाई जाती है उसमें 51% लोग अगर हमारा फेवर करते हैं तो हम वो डिसीजन पास कर देते हैं। 51% डिसीजन अगर हमें फेवर में मिल जाए तो वो बात हम लोग कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये 51% जो होता है ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, मेमोरेंडम के अंदर ऑर्डिनरी वाले रिजोल्यूशन से काम नहीं चलता। मेमोरेंडम को अगर बदलना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, ऑर्डिनरी वाला नहीं, स्पेशल वाला पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी और दूसरे कामों में यूज होता है, एमओए अगर चेंज करना है तो 75% डिसीजन फेवर में होने चाहिए, तभी पास होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स मेंशन कर लीजिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल का मतलब होता है 3/4 फेवर में होना चाहिए, 3/4 बोलो या 75% बोलो। और ऑर्डिनरी के अंदर 50% से ज्यादा फेवर होनी चाहिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। तो ये आप लोगों का पॉइंट है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, इसके कंटेंट्स होते हैं। तो वो कंटेंट कौन कौन से होते हैं, उन कंटेंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, एक होता है इसके अंदर नेम क्लॉज, एक इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक होता है इसके अंदर लाइबिलिटी क्लॉज, एक होता है सिचुएशन क्लॉज, एक होता है कैपिटल क्लॉज, एक होता है एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो अलग अलग 6 क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज का मतलब पार्ट है, यानी कि एमओए क्या चीज है, एक रूल बुक है। उस रूल बुक के
एक पेज पे नेम की डिटेल, एक पे सिचुएशन की, एक पे ऑब्जेक्ट की, एक पे लाइबिलिटी की, एक पे कैपिटल की, एक पे एसोसिएशन की। तो वो 6 पेजेस हैं जिनको नाम दिया गया है, दे आर क्लोजेज ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोजेज होते हैं। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोजेज हैं, इनमें हर एक पेज के ऊपर अलग अलग बातों की डिटेल लिखी जाती है। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो पहले ये पूछ लीजिए बच्चे।